गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं? बहुत अच्छे। वेरी गुड। चलिए, तो कल इंट्रोडक्टरी क्लास थी। कोई डाउट है आपको लास्ट क्लास से, या आप यूपीएससी के बारे में या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। बोले, कुछ पूछना है कल के क्लास से? किस तरीके से आधुनिक भारत का इतिहास हमें पढ़ना है, ये हमने कल की क्लास में देखा, और आज हमारा पहला टॉपिक होगा। और कल जैसे कि मैंने बताया था, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम? यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। पूरा ध्यान से समझते जाइएगा, और जहां भी कुछ डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इससे पहले कि मैं आज की क्लास शुरू करूं, जरा अपनी कल वाली क्लास के नोट्स दिखाइए जरा। कॉपी। बस वहीं से ऐसे पेजेस फोल्ड कर देना, पलटो। हम्म हम सोच रहे हैं क्या बोलें। शाबाश, दिखाइए कॉपी। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बात नहीं, हाँ, पेज पलटिए। आपकी कॉपी, आपकी कॉपी ऐसे दिखाई दे रहा। कॉपी सीधी करिए। आपकी कॉपी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा सही बनाइए उसे। ठीक है, और ये रफ और फेयर, ये कुछ नहीं, जो भी बनेगा फेयर, क्लास में ही आप फेयर नोट्स बनाकर लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लिखिए सबसे पहले। आपका मीडियम क्या है बेटा? आप दोनों का, आप नए हो, आप ही। हाँ ठीक, आपका कोई इशू नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मैं यूज करूंगी, मेनली हिंदी। मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ। आप पूरी क्लास जिस भी हिसाब से कंफर्टेबल होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज करूंगी। कुछ भी अगर समझ में नहीं आए, टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखिए। लिखो, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। ठीक है, अब अगर इसमें मैं एक वर्ड और ऐड कर देती हूँ, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन कहां पर? भारत में। ठीक है, सबसे पहले इस टॉपिक में हम फोकस करेंगे इस पर, यूरोप की कंपनीज पर, यूरोपियन कंपनियों पर। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहां से रेज होता है, एक क्वेश्चन उठता है यहां से कि ये जो यूरोपियन कंपनीज थी, ये अगर भारत आई तो उसके पीछे कारण क्या है? कल मैंने आपको 2-3 कीवर्ड्स बताए थे, और मैंने कहा था कि हम जब भी पढ़ेंगे इनको ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। बताइए कौन कौन से कीवर्ड बताए थे मैंने, क्या क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है कि कोई भी अगर काम हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। ठीक है, फिर अगर कोई भी घटना हुई है तो उस घटना की अपनी एक प्रक्रिया रही होगी,
उसका अपना एक प्रभाव रहा होगा, एक परिणाम वो निकला होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले उस कारण की चर्चा करेंगे जिसकी वजह से यूरोप की कंपनियां भारत की तरफ आई, या ये कहीं एशिया में आई, और एशिया में भी कहां पर, भारत। क्योंकि भारत का इतिहास है तो हमारा जो मेन जो फोकस होगा वो किस पर होगा, इंडिया पर होगा, भारत पर होगा। ठीक है, तो उन परिस्थितियों की बात करते हैं। तो लिखिए लिखिए, वे मुख्य परिस्थितियां, जैसे एकदम आसान भाषा में जिस तरीके से बोलो वैसे लिखते जाइएगा। ठीक है, वे परिस्थितियां जिनके कारण यूरोपीय कंपनियां एशिया और भारत में आई। ठीक है, आप इंग्लिश में भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। द सिचुएशन which led the arrival of European companies in Asia and India। ठीक है, अब उन परिस्थितियों के बारे में जानते हैं। अब यूरोप की कंपनी है तो परिस्थिति भी कहाँ की होगी, यूरोप की होगी, तो हम यूरोप की परिस्थितियां जानते हैं। ठीक है, तो इस पेज पे, स्लाइड पे वापस आएंगे तो देखते हैं यूरोप में उस समय क्या हो रहा, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी यूरोप की तो ये समय है 15वीं और 16वीं शताब्दी के। ठीक है, 15वीं 16वीं शताब्दी का। अब क्या हुआ इस समय में, ध्यान से समझिए। 15th और 16th सेंचुरी को जब भी हम वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में मेनली विश्व के इतिहास में हम मुख्य रूप से यूरोप को ही पढ़ते हैं। जब वर्ल्ड हिस्ट्री का नाम आएगा तो क्या पढ़ते हैं हम, यूरोप। ठीक है, तो 15th और 16th सेंचुरी जब भी आपके दिमाग में आए या कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन रेज होता है विश्व इतिहास के विषय में या वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो इसको आप याद करोगे किस नाम से, इसे आप याद करोगे पुनर्जागरण के नाम से। ये कौन सा समय था, यूरोप में पुनर्जागरण का समय था। समझाऊंगी पुनर्जागरण क्या होता है। ये पुनर्जागरण का युग था, इसको हम द पीरियड ऑफ रेनेसां भी कहते हैं, पीरियड ऑफ रेनेसां। ठीक है, अब ये पुनर्जागरण का युग क्या था या रेनेसां क्या था, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। तो इस वर्ड को स्प्लिट करिए, पुनर्जागरण। तो पुनः का मतलब क्या होता है, दोबारा से। जागरण का मतलब क्या होता है, जागना, जागृत होना, जागरूक होना, है ना। इसका मतलब क्या समझे, अगर हम ये कहते हैं किसी के भी विषय में कि ये दोबारा से जागृत हो रही है या यूरोप का समाज दोबारा से जागरूक हो रहा था, इसका मतलब क्या, पहले कभी जागरूक थे, यस, पहले कभी जागरूक थे, पहले कभी अवेयर थे, और फिर बीच में कोई एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा समय आया जब कहीं ना कहीं उनकी जो जागरूकता थी, उनका जो विवेक था, जो सोचने समझने की शक्ति थी, कहीं ना कहीं क्या कहें कि किसी के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। मतलब बीच में एक ऐसा दौर आया जब कहीं ना कहीं उस सोच समझ में कहीं ना कहीं तो कुछ कमी थी। अब ये तो नहीं माना जाना चाहिए कि लोगों में ही सोचने समझने की क्षमता नहीं रही होगी। इसका मतलब क्या, लोगों की सूझबूझ पर, उनकी समझ पर किसी और चीज का प्रभाव रहा होगा उस समय में। जिस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैं समझाने पे ज्यादा फोकस करती हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से एक शब्द को समझना। अभी मैंने कहा पुनर्जागरण का मतलब होता है दोबारा से जागृत होना, और हम कहें कि पुनः जागृत होना या दोबारा जागृत होना, इसका मतलब पहले कभी जागरूक थे।
तो अगर पहले जागरूक थे, मान लीजिए पहले एक दौर था जब वो जागरूक थे, अब पुनः जागरूक हुए हैं, तो बीच के समय में क्या था? मतलब बीच में कोई ऐसा दौर आया होगा ना जब इनकी जागृति, इनकी सोच समझ सूझबूझ कहीं ना कहीं कम रही होगी। अब ऐसा तो नहीं होगा यूरोप वासी सारे के सारे बिना सोच समझ वाले होंगे, तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या? उनकी सोच पर, उनकी समझ पर किसी चीज का प्रभाव रहा होगा। और इसे कहते हैं, इसे कहते हैं धर्म का प्रभाव। यहाँ पर किस चीज का प्रभाव था? ये यूरोप के इतिहास का वो समय था, मध्यकाल का समय, जिस समय में यूरोप पर धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव था। अब धर्म बहुत बड़ी भूमिका निभाता है समाज में, क्योंकि समाज के जो नियम होते हैं, रूल रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी, किसके किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं? ये धर्म के अनुसार डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, कैसे धर्म डिसाइड करता है? ये बड़ा खतरनाक था। आइए आइए जल्दी आइए। ठीक है, धर्म, धर्म मीन्स व्हाट? धर्म मीन्स ड्यूटी। ये कर्तव्य की बात करता है। धर्म किसकी बात करता है? धर्म डजंट मीन कि आप कहें हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ठीक है, ईसाई धर्म, नहीं। धर्म मतलब कर्तव्य। और कर्तव्य कैसे निभाने हैं, उन कर्तव्यों को निभाने का जो तरीका होता है, जो पाथ है, उसके हमने अलग अलग नाम रखे हैं। वो जो डिफरेंट डिफरेंट पाथ हैं, रास्ते हैं, उनके नाम हमने क्या रख दिया? ये हिंदू धर्म है, ये इस्लाम है, ये ईसाई धर्म है। समझ में आ रहा है? तो यूरोप में जो मध्यकाल का जो समय था, वो समय धर्म के प्रभाव का समय था। और क्योंकि धर्म का उद्देश्य ही ये होता है कि वो लोगों को, जनता को ये बताए कि आपको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे फुलफिल करनी है, ये धर्म समझाता है लोगों को। तो धर्म अगर लोगों को ये बताने लग जाएगा कि ये पूरी जो सृष्टि है ये ईश्वर की ही रचना है, जो हो रहा है सब उनकी इच्छा से हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। अब लोग कहेंगे अच्छा, अगर ईश्वर कर रहा है तो हमें कैसे काम करना चाहिए अपने जीवन में? उन्होंने कहा हम बताएंगे। जो धर्म के जो गुरु थे, मतलब यूरोप में उस समय क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव था। और ईसाई धर्म का लोगों के ऊपर इतना प्रभाव था कि लोग अपने दैनिक जीवन में भी अपनी सूझबूझ से काम ना लेकर धर्म और धर्म के जो गुरु थे, जिन्हें पोप या पादरी कहा जाता था, उनके अनुसार अपना जीवन जीते थे। मतलब धर्म ने कहा कि आप यही काम करेंगे, आप व्यवसाय करेंगे तो व्यवसाय ही किया। धर्म ने कहा कि आपके द्वारा जो काम किया गया, अपने फायदे के लिए भी आपने जो काम किया है वो पाप है। जैसे क्रिश्चियनिटी में एक ट्रेडिशन है, उसे कन्फेशन कहा जाता है। कन्फेशन मतलब अगर आपने कुछ किया और वो काम करने के बाद अगर आपको लगा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, शायद ये मैंने गलत किया, तो वहां पर एक ट्रेडिशन है कि आप चर्च में जाइए, चर्च के जो फादर हैं, जो पादरी हैं, उनसे मिलिए आप, और उनके सामने अपना जो काम है जो आपने किया उसको स्वीकार करिए। फिर वो बताएंगे कि ये सच में पाप की कैटेगरी में आता भी है या नहीं। और अगर पाप की कैटेगरी में आता है तो धर्म ये कहता है कि अगर आपने गलत कर दिया, पाप कर दिया, तो उसका दंड, उसकी पनिशमेंट तो मिलेगी मिलेगी आपको। अब व्यक्ति कहे कि मैं स्वीकार इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं पाप से मुक्त हो जाऊं, तो वो कहते कि हम बताएंगे पाप से कैसे मुक्त होंगे आप। तो जो पादरी हुआ करते थे, इस धर्म से संबंधित जो गुरु हुआ करते थे, वो लोगों को निर्देश देते थे, डायरेक्शन देते थे कि जो आपसे गलती हो गई उसको आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। अगर कोई आपसे पाप हो गया तो उसको आप कैसे हटा सकते हो, उससे कैसे मुक्त हो सकते हो। फिर चाहे उसके ऊपर वो फाइन लगाएं, कोई हर्जाना, उसे कुछ दंड दें, कुछ भी पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब व्यक्ति ने पूरे दिन में जो काम किया, अब अगर आपको बार बार कोई दूसरा व्यक्ति, धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो ये कहे कि हम ईश्वर के सबसे करीब हैं, हमें पता है कि ईश्वर क्या कहते हैं,
हमें पता है कि ईश्वर क्या चाहते हैं आपसे। अगर कोई थर्ड पर्सन आपको आपके काम के बारे में बताना शुरू कर दे कि आपने जो किया वो सही है, आपने जो किया वो गलत है, वो इस मात्रा में गलत है, तो आपकी सूझबूझ कितनी काम करेगी इसमें, बताइए। आप लॉजिक लगाएंगे उसमें? आप क्या सोचेंगे? कुछ भी काम किया, दिन में कोई भी काम किया, अगर एक झूठ भी बोल दिया आपने, तो भी आप क्या करोगे? जाओगे, कन्फेस करोगे कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आज एक झूठ बोल दिया। इसका मतलब क्या? कि पूरे दिन भर में आपने जो काम किया है उसका कंट्रोल आपने धर्म के हाथ में दे दिया। मध्यकाल में यूरोप में यही हो रहा था। धर्म का इतना प्रभाव था कि व्यक्ति के दैनिक जीवन पर पूरा पूरा नियंत्रण, उसके व्यवसाय पर, उसके निजी जीवन पर, मतलब उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उन पर भी किसका कंट्रोल हो गया था? रिलीजन का कंट्रोल हो गया था। और जो धर्म ने कह दिया वही सत्य माना गया। अब अगर आंखें बंद कर गई, आंखें बंद करने का मतलब ये थोड़ी है कि सच में आंखें बंद करके चल रहे हैं। इसका मतलब क्या? अपनी सूझबूझ को रोक दिया, अपनी समझ को बंद कर लिया, और जो बताया गया उसको सत्य मान लिया। तो धर्म ने धीरे धीरे अपना प्रभाव बनाना शुरू। अब ऐसा क्यों हुआ? वहां पर धर्म अपना इतना बड़ा प्रभाव क्यों बना रहा था? अगर यूरोप के बारे में उस समय देखा जाए तो यूरोप में सिर्फ, अगर सोसाइटी को देखा जाए, यूरोप की सोसाइटी को, तो दो डिवीजन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो डिवीजन? यूरोप में एक तो शासक हुआ करते थे, शासन करने वाले रूलर्स, इनके साथ साथ धर्म, मतलब हम कहते हैं चर्च, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे ग्रुप हुआ करता था सामंत, फ्यूडल, सामंत। और इन तीनों की कोई अलग कैटेगरी नहीं होती, तीनों का गठजोड़ हुआ करता था। ये तीनों ही एलीट क्लास माने गए। तो एक डिवीजन यूरोप का समाज देख रहे हैं हम अभी, ठीक है, एक डिवीजन ये हो गया। और दूसरा जो डिवीजन था उसमें होती थी आम जनता, इसमें कोई डिवीजन, कोई विभाजन नहीं। अब ये तीनों ही मिलके, मान लीजिए, अब आप अज्यूम करिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए, देखो मैं आपको बिना टिकट कहाँ लेके जा रही हूँ, यूरोप घुमा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बिना टाइम मशीन हम 15वीं 16वीं शताब्दी में पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब आप सोच, इमेजिन करिए कि ये तीनों ही किसके ऊपर अपना प्रभाव बनाएंगे? आम जनता के ऊपर। मतलब अगर सामंती व्यवस्था है, जैसा कि अपने भारत के इतिहास में पढ़ा हुआ है, पढ़ेंगे, सामंती व्यवस्था किससे जुड़ी होती है? जिनके पास ज्यादा से ज्यादा भूमि पर अधिकार है, उनके कंट्रोल में होता है कि वो आम जनता से कर वसूलें, उन पर नियंत्रण बना के रखें। तो यहाँ पर इस परिस्थिति में आप बताइए, आम जनता के ऊपर कंट्रोल करने वाले कितनी व्यवस्थाएं, कितने लोग हैं? 3 लोग। अब शासक अपना कंट्रोल बनाए, वो अपने टैक्स लगाए, सामंत अपना प्रेशर क्रिएट करे इनके ऊपर, और धर्म अपना प्रभाव जमाए, और तीनों मिलकर, ये समझ लीजिए कि यूरोप की पूरी जनता को इन्होंने नियंत्रित करके रखा था, पूरा बेवकूफ बना के रखा हुआ। अब शासक ये जो होते हैं ना, शासक वर्ग, चाहे राजतंत्र हो, राजाओं का तंत्र हो, राजतंत्र भी या तो निर्भर करता है प्रजा के ऊपर, या फिर उसे भी कोई ना कोई एक हेल्पिंग हैंड, कोई सहायक तो चाहिए ही होता है, कोई ऐसा कोई सहायक जिसकी वजह से उसका राजतंत्र, उसकी शक्ति हमेशा बनी रहे। तो ऐसे में शासक किसकी सहायता लेते हैं? धर्म की। किसकी सहायता लेते हैं? धर्म की। इसलिए ये समझ लीजिए कि ये यूरोप का वो समय था जब शासन व्यवस्था के ऊपर भी धर्म का प्रभाव होता था, कि शासक भी जो निर्णय लेते थे, जो नीतियां बनाते थे, जो पॉलिसी मेकिंग था, वो किससे इन्फ्लुएंस था? वो चर्च से इन्फ्लुएंस था। और आम जनता यहाँ पर परेशान थी। ये यूरोप की सिचुएशन थी उस समय। अब 15वीं 16वीं शताब्दी में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि पुनर्जागरण आ गया,
कि ये लोग जागरूक हो गए दोबारा से, इनको एहसास हुआ कि हाँ हम इंसान ही हैं, वी आर ह्यूमंस। और जो खत्म हो चुकी है वो क्या हो चुकी है, इंसानों के अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। शायद हम भूल चुके हैं कि वी आर ह्यूमन बीइंग, स्टिल वी आर अलाइव। तो वो जो पीछे जो फैक्टर है पुनर्जागरण का, वो हमें थोड़ा समझ। अब पुनर्जागरण क्यों आया, कैसे आया, डिटेल में आप इसे मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, आधुनिक विश्व में पढ़ेंगे। अभी मैं इसका एक छोटा सा संक्षिप्त में इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगी। 15वीं शताब्दी के एकदम जो अंतिम दशक के आसपास हुआ ये था कि वेस्टर्न एशिया वाला जो हिस्सा है, मैप बनाऊं या आप इमेजिन कर पा रहे हैं मैप? हाँ, इमेजिन कर, चलो थोड़ा सा मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है, इसमें हो सकता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इसका थोड़ा हिस्सा इधर उधर हो गया हो, तो वो नाराज ना हो कि उनकी टेरिटरी कम या ज्यादा कर दी गई है। ठीक है। अब ये समझिए, ये वाला जो हिस्सा था, यहाँ पर एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई थी और उसे कहा जाता था ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है, 13वीं सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य से पहले, बहुत ध्यान से समझना, ऑटोमन साम्राज्य से पहले ये जो हिस्सा हुआ करता था, इस पर किसका अधिकार होता था? यहाँ पर एक पुराना साम्राज्य हुआ करता था जिसे रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता था? रोमन साम्राज्य। ईसा पूर्व से पहले ही रोमन साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, इससे पहले ही इसकी स्थापना हो चुकी थी। फिर रोमन साम्राज्य में ऐसी परिस्थितियां आई कि इसका विभाजन हो गया। डिटेल में हम इसे विश्व इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है, रोमन साम्राज्य दो भागों में विभाजित हुआ और दो भागों में विभाजित होने के बाद एक हो गया पूर्वी रोमन और एक हो गया पश्चिमी रोमन। ठीक है, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम और पश्चिमी की राजधानी रोम और पूर्वी की जो राजधानी थी उसे कहा जाता था कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, अब लिख देती हूँ यहाँ पे, जैसे ही 13वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई, तो आपको पता होगा कि उस समय जब राज्य स्थापित होते थे तो वो क्या करते थे, जैसे जैसे शक्ति बढ़ती थी वैसे वैसे अपने राज्य का विस्तार करते थे, अपनी टेरिटरीज को एक्सपांड करते थे। तो ओटोमन साम्राज्य ने भी अपनी सीमाओं को विस्तार देने का प्रयास किया और उन्होंने अपनी टेरिटरीज एक्सपांड की और वो कहां पहुंच गए? पूरा जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था उस पर अब किसका अधिकार होने लग गया? ओटोमन साम्राज्य का अधिकार होने लग गया। और जो इनकी राजधानी थी ये भी इन्हीं के नियंत्रण में आ गई। ठीक है, अब जैसे ही ये वाला जो क्षेत्र है ये किसके अधीन हो गया, आप बताइए? अब पूर्वी रोमन समझ लीजिए खत्म। जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था दैट वाज रिप्लेस्ड बाय ऑटोमन एम्पायर। पूर्वी रोमन साम्राज्य को प्रतिस्थापित कर दिया किसने? ऑटोमन साम्राज्य ने। समझ आ रहा है ना? एक साम्राज्य, एक राजा क्या करते थे, दूसरे को पराजित कर दिया, उसकी टेरिटरीज छीन ली, उस पर अपना अधिकार जता लिया। तो ऑटोमन ने पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अपना अधिकार जता लिया। अब वहां पर एक साम्राज्य खत्म, दूसरा साम्राज्य स्थापित। अब एक बात बताइए, ये जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, इसको हम राजनीतिक प्रक्रिया कहते हैं। राजनीति का ही तो मामला था ना ये। एक साम्राज्य खत्म, दूसरा शुरू।
लेकिन ये राजनीति के साथ साथ ये धर्म का भी मुद्दा था। क्यों? क्योंकि रोमन साम्राज्य में धर्म कौन सा था? ईसाई धर्म, और ओटोमन में इस्लाम। तो ये रिप्लेसमेंट सिर्फ पॉलिटिकल पावर का नहीं था, ये रिप्लेसमेंट किसका भी हो गया? ये रिलीजन का भी रिप्लेसमेंट हो गया। और जब रिलीजन भी रिप्लेस हुआ तो पूर्वी रोमन साम्राज्य में वो लोग जो अपने धर्म, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते थे, वो पूर्वी रोमन साम्राज्य से भागे और कहां पहुंच गए? अब बताइए, अब व्यक्ति अगर जाएगा तो कहां जाएगा? अपने पुराने घर जाएगा ना। तो कहां पहुंच गए वो पहुंच गए पश्चिमी रोम, और उनमें से कुछ लोग पहुंच गए इटली। कहां पहुंच गए? इटली। ये नाम रट लेना, पुनर्जागरण में इटली शब्द रट लेना, दिमाग में बिठा लेना। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य के वो लोग जो अपने धर्म, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते थे, वो अपने साहित्य को लेकर, साहित्य लिटरेचर, अपने ग्रंथों को लेकर, और वो कहां पहुंच गए? इटली पहुंच गए। और जब वहां इटली पहुंचे तो इटली से पुनर्जागरण की शुरुआत हो गई। अब इटली से पुनर्जागरण की शुरुआत क्यों हुई? इटली से ही क्यों हुई? अभी यहां तक जो हमने डिस्कस किया वो समझ में आया? सभी को समझ में आया है? रोमन साम्राज्य था, ठीक है। रोमन साम्राज्य विश्व का वो साम्राज्य था, मैं विश्व का नाम ले रही हूं यहां पर, जो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इन 3 कॉन्टिनेंट, इन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। रोमन साम्राज्य, ठीक है। इसकी शुरुआत लगभग 30 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई, 30 BC के आसपास, और ये 5th सेंचुरी में आकर, 4th सेंचुरी, 5th सेंचुरी। आप ईसा पूर्व और ईसा का फर्क समझते हैं ना? कितने लोग समझ? वेरी गुड। कितने लोग समझ रहे हैं ईसा पूर्व और ईसा का फर्क? अगर नहीं समझ में आ रहा तो कह दीजिए कि नहीं आता, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, एक हम लिखते हैं हमेशा BC, बिफोर क्रिश्चियन एरा। बिफोर क्रिश्चियन एरा, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उनसे पूर्व का जो समय था उसे हम बिफोर क्रिश्चियन एरा के नाम से पढ़ते हैं ना बेटा। ईसा पूर्व कहते हैं। और ईसा पूर्व की जितनी भी डेट्स हैं वो कैसी होंगी? वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी। मान लीजिए 100 है तो उसके बाद ऐसे, बस इसके साथ साथ ईसा पूर्व लगता चलेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ये, ठीक है, 1 तक। इसीलिए आप जब प्राचीन भारत आप पढ़ते हो, ठीक है, सिंधु घाटी पढ़े जब आप पढ़ते हो तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हो ना। तो वो क्या है? ईसा पूर्व की जितनी भी घटनाएं हैं उनको हम इसी क्रम में पढ़ते हैं। और फिर ईसा से, यहां से ईसवी की शुरुआत होती है। इसे हम एनो डोमिनी, AD से, ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं। और या ईसा का इस्तेमाल करते हैं, ईसवी लिखते हैं, ईसवी। और जब ईसवी शुरू हो जाती है तो कैसे चलती है ये असेंडिंग ऑर्डर, 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे चलेगा। ईसा पूर्व होगा तो वो 300 ईस्वी पूर्व, 200 ईस्वी पूर्व, 100 ईस्वी पूर्व, 90, 80 ऐसे चलेगा। समझ में आ रहा है? ईसा पूर्व और ईसा अभी समझ में आया? आ गया ना? हाँ तो बोल दो अच्छे से। ठीक है, नहीं आया हो तो फिर से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो रोमन साम्राज्य हुआ करता था, और रोमन साम्राज्य फिर 2 हिस्सों में टूटा, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी रोमन साम्राज्य 13वीं शताब्दी तक, 13वीं 14वीं शताब्दी तक चला, तब तक जब तक ओटोमन साम्राज्य ने उसका अधिग्रहण न कर लिया। फिर पूर्वी रोमन साम्राज्य हट गया और उसके ऊपर कौन सा साम्राज्य स्थापित हो गया? ओटोमन। इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश हो गया, ओटोमन साम्राज्य की स्थापना हो गई। और जैसे ही ओटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई वैसे ही पूर्वी रोमन साम्राज्य में रोमन सभ्यता और रोमन संस्कृति के जो संरक्षक थे, उन्होंने जितने भी ग्रंथ थे, मान लीजिए जब आप हो, है ना, छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़े,
अब पढ़ना हो या ना पढ़ना हो, एक आपकी हैबिट डेवलप हो जाती है या हो जाएगी कि आप अपने बैग में एक किताब तो रख के ही जाएंगे। आत्मा की संतुष्टि के लिए किया जाता है ना ये ज्यादातर। कुछ तो जेन्युइनली पढ़ेंगे जाके, और कुछ ये सोचेंगे नहीं नहीं मैं अपने मिशन से दूर नहीं हूं, मेरे बैग में मेरी किताब है। ठीक है, तो वो लोग सोचिए जो अपने आप को अपने धर्म अपनी सभ्यता के संरक्षक मानते थे, उन्होंने क्या किया, अपने धार्मिक ग्रंथों को उठाया और पूर्वी रोमन साम्राज्य से निकले वो वहां से। उनको क्या लगा कि एक नए धर्म की स्थापना हो गई, तो कहीं ऐसा ना हो इस्लाम यहाँ पर हमारी संस्कृति हमारे धर्म को नष्ट ना कर दे। तो उसे बचाने के लिए वो कहाँ पहुंच गए, वो पहुंच गए पश्चिमी तरफ। और उनमें से कुछ लोग पहुंच गए कहाँ, इटली। अब इटली में जाने के बाद जब वो साहित्य जब इटली में पहुंच गए तो परिवर्तन कैसे हो गया, इटली में पुनर्जागरण कैसे हो गया। इसका मतलब इटली में वो परिस्थितियां थी, वो फेवरेबल कंडीशन थी, जिसकी वजह से जैसे ही वो साहित्य वहां पहुंचा, साहित्य कौन सा था, प्राचीन समय का। जो प्राचीन समय से जो साहित्य बना था, जो संस्कृति थी, जो कलात्मक चीजें थी, चाहे वो चित्रकला की बातें हो, साहित्य हो, लिखा हुआ हो, लिखी हुई चीजों से कितना प्रभाव पड़ता है ना। आप लोग भी स्टेटस लगाते हो ना, बड़े बड़े कोटेशंस, बड़े बड़े मैसेजेस लिखते हैं ना। बाहर भी अगर जैसे हम कहते हैं कि कोई ना कोई नारा दिया जाता है, कितना प्रभावशाली होता है वो, होता है कि नहीं होता। तो अब सोचिए लिखी हुई चीजों का कितना प्रभाव पड़ता है, कि जब वो चीजें पूर्वी रोमन से इटली में पहुंची, तो इटली में अब दो तीन चीजें थी कि उस साहित्य ने पूरे यूरोप को बदल दिया, पूरे विश्व को बदल दिया। क्रांति थी, किसी बड़ी क्रांति से कम नहीं है, जिसने पूरे विश्व के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। इटली में क्या था, इटली था एक व्यापारिक केंद्र। क्या था इटली, व्यापारिक केंद्र था, एक ट्रेड सेंटर था। ये समझ लीजिए कि 15वीं शताब्दी तक यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार के तीन मुख्य मार्ग हुआ करते थे। व्यापार के तीन मुख्य मार्ग हुआ करते थे जो यूरोप को एशिया से जोड़ते थे। ठीक है, चलो लिखो, हेडिंग लिखिए। लिखो, 3 मेजर ट्रेड रूट्स बिटवीन एशिया एंड यूरोप। यूरोप और एशिया के मध्य, यूरोप और एशिया के मध्य 3 मुख्य व्यापारिक मार्ग। थ्री मेजर ट्रेड रूट्स बिटवीन यूरोप एंड एशिया। ठीक है, तो वो 3 मुख्य व्यापारिक मार्गों के बारे में। अच्छा ईमानदारी से बताइए किस किस ने ये मैप बनाया है अपनी कॉपी में, बस 2-3 लोगों ने। अभी मैं यहाँ ट्रेड रूट बनाऊंगी, फिर वो आप कैसे लिखोगे, कैसे बनाओगे। तो अभी तो ट्रेड रूट के सिर्फ नाम लिख लेना जगह के, कोशिश करना है इसको बना लो। ठीक है, तो वो 3 ट्रेड रूट्स। तो जो पहला ट्रेड रूट है, मतलब एक ट्रेड रूट कौन सा था, जो एशिया से, या हम ये कहें कि एशिया या इंडिया दोनों में से कोई भी कुछ भी मान लो, क्योंकि इंडिया का भी ट्रेड हुआ करता था एशिया से, इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ पर्शिया, फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी से ये वेस्ट एशिया होते हुए भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से कहाँ पहुंच गए, इटली, और इटली से फिर ये पूरे यूरोप। तो पहला हम लिख लेते हैं यहाँ पे एशिया, एशिया से फारस की खाड़ी, फिर लिखिए भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी से वेस्ट एशिया मतलब पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया से फिर ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, कौन सी वाटर बॉडी है ये, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। तो यहां से कहां पहुंच गए, भूमध्य सागर।
और भूमध्य सागर से फिर कहां पहुंचे? इटली। और इटली में जब एशिया का जब सामान जब वहां पहुंचता था, जब व्यापारिक वस्तुएं वहां पहुंचती थी, फिर इटली से फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हुआ करती थी, वहां से वितरित होती थी। समझ में आ गया? मतलब यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार का कितना बड़ा केंद्र था इटली, आप समझ सकते। ठीक है। दूसरा जो ट्रेड रूट था वो कहां से जाता था? वो एशिया से, यही एशिया और इंडिया से, या एशिया कह लो, यहां से ये गया इधर, ये इजिप्ट है, ठीक है, यहां से लाल सागर होते हुए इजिप्ट में एंट्री, इजिप्ट के बाद भूमध्य सागर और फिर इटली। लिखो एशिया, लाल सागर जिसे रेड सी कहते हैं, ठीक है, रेड सी, लाल सागर, उसके बाद इजिप्ट, इजिप्ट के बाद भूमध्य सागर, और उसके बाद इटली, और इटली से फिर बाकी यूरोप में उसका वितरण हो जाता था, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था। ठीक है। तीसरा जो व्यापारिक मार्ग मौजूद था, ये दोनों तो देखिए ये समुद्री मार्ग थे। कैसे मार्ग थे? ये समुद्री मार्ग थे। एक स्थलीय मार्ग हुआ करता था, ठीक है, लैंड रूट, स्थल मार्ग। और वो स्थल मार्ग कहां से जाता था? देखिए इंडिया के ऊपर यहां पर है क्या? मध्य एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। मध्य एशिया मतलब भारत से या एशिया से पहले ये वेस्ट इधर जाएंगे। अगर मैं इस तरीके से बताऊं, तो ये जो हिस्सा है भारत का, मतलब आज तो भारत और पाकिस्तान अलग हो गया है, उस समय ये जो क्षेत्र हुआ करता था, ये भी किसका हिस्सा हुआ करता था? ये भी कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था ये। तो यहां से जब हम क्रॉस करेंगे, इधर से गए, सेंट्रल एशिया गए, ठीक है, तो आप एशिया लिखो, एशिया के बाद आप लिखो, मतलब एशिया नहीं, आप लिखो भारत, भारत से लिखो सेंट्रल एशिया, जिसे कहते हैं मध्य एशिया, मध्य एशिया से रूस, रूस से यूरोप के बाल्टिक नेशंस, यूरोप के बाल्टिक देश, लिख लीजिए इसको, और मैप पे जरा सर्च करके आइएगा बाल्टिक नेशंस कौन कौन से हैं। ठीक है, होमवर्क लिख लो साइड में। पहले लिखिए भारत, भारत के बाद मध्य एशिया जिसे सेंट्रल एशिया कहा जाता है, उसके बाद रूस, रूस से फिर यूरोप के बाल्टिक देश, यूरोप, और फिर यहां से उन व्यापारिक वस्तुओं को वितरित किया जाता था। ठीक है, तो ये तीन मुख्य व्यापारिक मार्ग हुआ करते थे जो यूरोप और एशिया को जोड़ते थे। दोनों के बीच में जो व्यापार होता था वो इन मार्गों से होता था, जिसमें दो समुद्री मार्ग थे और एक स्थलीय मार्ग था, दो सी रूट थे और एक लैंड रूट हुआ करता था। ठीक है, याद हो गए तीनों? पूछ लूं? हाँ, पूछ लूं? याद कर लीजिए फटाफट। कोशिश ये करिए कि क्लास से जब आप बाहर निकलें तो सारी चीजें एकदम याद हो चुकी हों, समझ में आ गई हों, याद हो चुकी हों। याद करिए फटाफट तीनों रूट्स। और मैप की लोकेशन भी याद रखनी है, ठीक है? हाँ जी, भारत देखो, एशिया, भारत एशिया का हिस्सा है ना? अब देखो, चलो मैं समझाती हूँ। हम क्योंकि इसको भारत के परिप्रेक्ष्य से पढ़ रहे हैं, तो हमने इसको कनेक्ट किया कहां से? भारत से फिर मध्य एशिया। ठीक है, जो सिल्क रूट के माध्यम से जो जाएगा वो भी कैसे जाएगा? सिल्क रूट भी कहां से होके जाता था? सिल्क रूट जाता था मध्य एशिया होते हुए। ठीक है, सिल्क रूट
चीन से मध्य एशिया होते हुए वेस्ट एशिया होते हुए यूरोप में जाता था। ये प्राचीन काल का जो जो रेशम मार्ग था ये वो था। ठीक है, तो मेनली ये मान लीजिए कि अब इस समय में मध्यकाल के दौरान मध्य एशिया वो सेंटर पॉइंट हुआ करता था, जो भारत कह लो, चाइना कह लो, इन सभी का जो व्यापार जो यूरोप से होता था उसके लिए एक केंद्र हुआ करता। मध्य एशिया के रास्ते से फिर वो यूरोप पहुंचाए जाते। ठीक है, प्राचीन काल में इस सिल्क रूट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, रेशम मार्ग का। ये चीन से मध्य एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया, इंडिया के ऊपर से, और फिर इसीलिए तो जिन भी राजाओं का नियंत्रण, भारत में भी जिन भी शासकों का नियंत्रण इसके आसपास रहा है, ठीक है, सिल्क रूट के आसपास रहा है, ठीक है, उनका शासनकाल बहुत ही ज्यादा समृद्ध रहा, जैसे कुषाणास। ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो इसको और डिटेल में समझाऊंगे। ठीक है, समझ में आपका डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, ट्रेड रूट्स याद हो गए। तो मध्यकाल के मतलब 15वीं शताब्दी तक भारत का जो यूरोप के साथ जो व्यापार होता था उसके 3 रूट थे, 3 व्यापारिक मार्ग थे। अब ये व्यापारिक मार्ग मैंने क्यों बताया आपको? ये इसलिए बताए कि अब आप सोचिए, जब ये वाला क्षेत्र जब पूरे तरीके से अब किसके हिस्से में आ गया, जब ऑटोमन्स के कंट्रोल में आ गया ये एरिया, तो अब एक बात बताइए, ये पूरा ऑटोमन एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ तो ये समझ लीजिए कि नदर्न अफ्रीका, पूरा वेस्ट एशिया, ये पूरा अक्वायर किया, ये वाला एरिया तो पूरा पूरा अक्वायर कर लिया। तो ये रूट और ये रूट दोनों ही किसके नियंत्रण में आ गए? ऑटोमन्स के नियंत्रण में। इसका मतलब क्या हुआ? यूरोप और एशिया की कनेक्टिविटी के बीच में अब ऑटोमन साम्राज्य आ गया। 15वीं शताब्दी के आसपास जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य ने अपना प्रसार किया, वैसे ही यूरोप और एशिया के बीच जो व्यापार होता था उनके बीच में कौन है? ऑटोमन साम्राज्य। अब ऑटोमन साम्राज्य ने ये नहीं कहा कि हम आपको व्यापार नहीं करने देंगे, उन्होंने क्या कहा? व्यापार करिए आप, लेकिन हम टैक्स लगाएंगे, राजस्व लगाएंगे। और कहते हैं कि एशिया से जो व्यापार होता था उस पर राजस्व की बहुत बड़ी बड़ी दरें लगा दी, हाई टैक्सेशन उन्होंने इम्पोज कर दिया। अब जैसे ही हाई टैक्सेशन हो गया, वैसे आप एक बात बताइए, इटली में जो व्यापारिक सामान जो पहुंचता था, व्यापारिक वस्तुएं पहुंचती थी, वो सस्ती होंगी कि महंगी हो जाएंगी? तो जितनी भी ट्रेड कमोडिटीज थी उनके प्राइसेस हाई हो गए, उनके दाम ज्यादा हो गए। अब जब कीमतें बढ़ जाएंगी तो व्यापारी को लाभ कम होगा कि ज्यादा होगा? पैसे जो ज्यादा बढ़े वो किसने बढ़ाए? वो तो शासक के पास गया। जो व्यापार कर रहा है उसका मुनाफा कैसे होगा? या तो वो महंगा बेचेगा तब उसको मुनाफा होगा। अब ज्यादा महंगा बेचेगा तो उस चीज की बिक्री पहले जितनी होती थी उतनी होगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? या तो चीजों की मांग कम हो जाएगी, और अगर वो ये सोचे कि जितनी डिमांड है मैं उसको मेंटेन रखूं, तो उसका मुनाफा कम होगा, प्रॉफिट कम होगा। अब यूरोप के व्यापारी परेशान। तो पहली जो कंडीशन यहां से इमर्ज होती है ओटोमन एम्पायर के स्टैब्लिश होने से, वो क्या इमर्ज होती है कि ओटोमन एम्पायर के इमर्ज होने से यूरोप और एशिया के बीच जो व्यापार होता था उस व्यापार में यूरोप के व्यापारियों को घाटा होने लगा। और जब वहां के व्यापारियों को घाटा होगा तो वो किसको बोलेंगे? शासन को बोलेंगे कि अब आप कोई ऑल्टरनेट निकालिए। अब शासन बातचीत कैसे करे? 2 अलग अलग शासन और 2 अलग अलग धर्म, समझ रहे हो आप? उस समय इस्लाम बहुत पीक पे था, चरम पे था, तो उस समय इस्लाम के साथ समझौता करना या उसको किसी तरीके से सप्रेस करना वाज नॉट पॉसिबल। उन्होंने कहा, तो वहां के जो यूरोप के जो राजा थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि अब तो कुछ ना कुछ विकल्प ही निकालना पड़ेगा। तो पहली सिचुएशन समझ में आ गई आपको? पक्की बात है? नोट कर रहे हो आप? नोट कर लेना, आपको हेल्प मिलेगी इससे, भूल जाओगे एकदम। ठीक है,
तो फर्स्ट सिचुएशन क्लियर हुई, लिख लो। पहली सिचुएशन कि ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना से यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार को हानि होने लगी। ठीक है, रीजन में ब्रैकेट में लिख देना, कारण में ऑटोमन साम्राज्य के द्वारा राजस्व की उच्च दरें लागू की गई, ये इसका कारण था। हाई टैक्सेशन, उच्च राजस्व की दरें लागू की, शुल्क लगाए उनके ऊपर, सीमा शुल्क लगाए। क्लियर? अब एक तो ये कंडीशन बने, दूसरी कंडीशन क्या बने? दूसरी कंडीशन वहीं पे उसी पॉइंट पे आ जाइए आप जहां हमने कहा कि पूर्वी रोमन साम्राज्य से कुछ लोग अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पुराने साहित्य को लेकर कहां पहुंच गए? इटली पहुंच गए। अब इटली में देखते हैं क्या है। तो इटली, अब बताइए, अब इटली को देखिए, इटली कैसा दिखाई दे रहा है? दिख रहा होगा ना इटली, इमेजिनेशन में दिख रहा होगा ना? तो इटली कैसा दिखाई दे रहा है बताइए? एक व्यापारिक केंद्र था। अब एक बात बताइए, जो व्यापारिक केंद्र होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? और व्यापारिक केंद्र चाहे बिल्कुल छोटा हो या बिल्कुल बड़ा केंद्र हो, उसका जो समाज होता है ना, वो बाकी क्षेत्रों की तुलना में कहीं ज्यादा विकासशील होता है, प्रोग्रेसिव होता है, एडवांस होता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? हम्म, हाँ, क्यों नहीं मानते? अब यू आर वेरी क्लोज टू योर आंसर, सोचिए क्यों नहीं मानते। ओके, और देखो, जो व्यापारिक केंद्र होगा, मान लीजिए आप सभी व्यापारी हैं, ठीक है, आप सभी व्यापारी हैं, और आप अपनी अपनी जो ट्रेड कमोडिटी है, जो व्यापारिक वस्तु है, आपको पता है कि इस व्यापारिक वस्तु को या तो मैं खुद अलग अलग शहरों में घूमूं उसे बेचने के लिए, या फिर कोई एक ऐसा व्यापारिक केंद्र बन जाए जहां पे दूर दूर क्षेत्र के लोग, खरीदार और विक्रेता दोनों मौजूद हों, जिसे बाजार कहा जाता है। समझ आ रहा है? तो क्या होता है, मान लीजिए ये व्यापारिक केंद्र है, तो इस व्यापारिक केंद्र में अलग अलग क्षेत्र के दूर दराज के जो लोग होंगे, व्यापारी होंगे, वो अपनी अपनी व्यापारिक वस्तु को लेकर यहाँ पहुंच जाएंगे, इस क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर क्या सिर्फ वस्तु का ही खरीदना बेचना होगा, या फिर एक दूसरे के विचार भी एक्सचेंज होंगे? क्या एक दूसरे की संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है? क्या एक दूसरे की तकनीकी, उनके साहित्य, उनकी सोच समझ, इन सब का एक्सचेंज होता है? इसका मतलब व्यापारिक केंद्र जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं के आदान प्रदान का केंद्र नहीं होता, वो विचार, वो संस्कृतियों के मिलन का भी, उनके आदान प्रदान का भी केंद्र होता है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, आप सभी अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आए हैं, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड है आप सभी का, वहां की मान्यताएं अलग होंगी, लेकिन क्या यहाँ आने के बाद आप उन मान्यताओं को फॉलो करते हैं? बहुत रेयर ना, लेकिन फिर भी नहीं, वो भी थोड़े दिन की बातें होती हैं, जो कुछ कुछ हो, जो फॉलो करते हैं वो भी कुछ दिन, क्योंकि यहाँ पे सरवाइव ही नहीं किया जा सकता पुरानी मान्यताओं के साथ। समझ रहे हैं ना? अपनी अपनी सामाजिक रीति रिवाज मान्यताओं के हिसाब से सरवाइव ही नहीं किया जा सकता।
तो यहाँ पे जब सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो सब कैसे हो गए, इक्वल हो गए ना। तो जब सब इक्वल हो गए तो क्या क्या, अब आप लोग क्या करते होंगे, चलो कोई बिहार से हैं, कोई उत्तर प्रदेश से हैं, कोई राजस्थान से हैं, कोई महाराष्ट्र, अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, अब अपने घर से जब भी आते होंगे अलग अलग अच्छी अच्छी खाने की चीज लेके आते होंगे, फिर एक दूसरे को खिलाते होंगे, फिर अपने अपने त्योहार बताते होंगे, अपनी लोक परंपराएं बताते होंगे, बताते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, आप अपनी संस्कृति को भी एक्सचेंज कर रहे हो, आदान प्रदान कर रहे हो, अपने विचार भी बता रहे हो कि हमारे यहाँ लोगों की विचारधारा कैसी है, आपके यहाँ लोगों की विचारधारा कैसी है, और फिर यहाँ जो सम्मिलित रूप से जो विचारधारा जन्म लेगी वो बताइए मुझे, ऑर्थोडॉक्स होगी कि प्रोग्रेसिव होगी, रूढ़िवादी होगी कि उदार होगी, उदार होगी, प्रोग्रेसिव होगी। और यही रीजन था कि इटली ऐसा केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था, जहां पर यूरोप और एशिया के व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी, अब सोचिए एशिया से यूरोप में व्यापार करने वाले व्यापारी छोटे मोटे व्यापारी तो होंगे नहीं, और जो लोग इतनी दूर जिनका आना जाना होता है, उनकी सोच, उनका ज्ञान, उनकी समझ बड़ी होती है, उनकी नॉलेज उनके पास ज्यादा होती है। और जब वो एक जगह जब मिला करते थे तो कहते हैं इटली में ऐसे सेंटर्स हुआ करते थे, जैसे मुखर्जी नगर, करोल बाग, या जहां पे भी एजुकेशन सेंटर्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ लाइब्रेरीज होती हैं, वहां पे अगर चाय की भी दुकान होती है तो चाय पे भी चर्चा होती है, न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं, अपना सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं ना, यही डिस्कस करते हैं ना, हाँ कि ना, यूपीएससी वाले तो यही करते हैं, होता है ना डिस्कशन। इसका मतलब क्या कि जैसे यहाँ पे गेट टूगेदरिंग के जो पॉइंट्स हैं, लाइब्रेरीज हैं जहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, वैसे ही इटली में ऐसे सेंटर्स थे जहाँ पे बड़े बड़े विचारक, स्कॉलर्स, बड़े बड़े व्यापारी बैठा करते थे, चर्चाएं करते थे, बातचीत करते थे, डिस्कशन करते थे। तो अब आप एक बात बताइए, यूरोप के जो लोग होंगे वो यूरोप, मतलब इटली के जो लोग होंगे वो यूरोप के बाकी लोगों की तुलना में लिबरल होंगे, प्रोग्रेसिव होंगे, उनकी सोच कैसी होगी, उनको पूरे विश्व के लोगों के बारे में जानकारी होगी, सबके समाजों के बारे में जानकारी होगी, वो लॉजिक लगा के बात करते होंगे। और बाकी यूरोप की कंडीशन कैसी थी, धर्म के प्रभाव से कैसा था, उससे डार्क एज बोला जाता है यूरोप में, मध्यकाल को अंधकार का युग कहा जाता है। अंधकार का युग मतलब जहां मानव ने अपनी सोच बंद कर ली हो और धर्म ने जो कह दिया आंखें बंद करके उसी पर विश्वास कर लिया हो। ऐसे में इटली वो क्षेत्र था जहां पे प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले लोग रहते थे। ठीक है, तो एक तो इटली व्यापारिक केंद्र था, इसलिए यहाँ का जो समाज था वो कैसा था, उदार था। ठीक है, उनकी सोच कैसी थी, प्रोग्रेसिव थी, विकासात्मक विचारधारा वाले लोग थे। समझ में आ रहा है। दूसरा, इस समय तक कागज निर्माण के उद्योग स्थापित हो गए। तीसरा, इस समय तक गुटेनबर्ग ने छापा खाना की शुरुआत कर दी थी, प्रिंटिंग। अब जब ये सारी चीजें मिली और जब पुराना रोमन साहित्य जब इटली पहुंचा, और वहां पहुंचने के बाद वहां के जो स्कॉलर्स, जो थिंकर्स, जो विचारक थे, जब उन्होंने उस साहित्य को पढ़ा, तब उस साहित्य को पढ़ के उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये साहित्य की रचना की, जिन्होंने ये लिखा है, उन्होंने तो अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त किया है। विचारों की बड़ी स्वतंत्रता हुआ करती थी। कभी यूरोप में विचारों की स्वतंत्रता हुआ करती थी, कला मुक्त हुआ करती थी, उस पर शासन और धर्म का प्रभाव नहीं होता था। कभी हमारे यहाँ पर, मतलब वो यूरोप वाले सोच रहे हैं ऐसा, ठीक है, कि हमारे यहाँ पर लोगों के अंदर वैज्ञानिक विचारधारा थी। विज्ञान किस पर चलता है, तर्क पर चलता है, लॉजिक पर चलता है। तो उन्होंने कहा पहले, जब वो कहते हैं ना कि जब आज हम अपना इतिहास कैसे पढ़ते हैं, आज कैसे जानकारी मिलती है, किताबों के माध्यम से मिलती है। जो इतिहासकार हैं उन्होंने पुराने अवशेषों से, जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं, उनसे हिस्ट्री को रीराइट किया है, रिकंस्ट्रक्ट, रिक्रिएट किया है उन्होंने हिस्ट्री। और उन्हीं किताबों से आज हमें पता चल रहा है कि किस समय में क्या था।
तो जब उन लोगों के सामने उनका इतिहास आया, जब उनका अतीत आया सामने उनके, देन दे रियलाइज्ड कि हम तो कभी बहुत प्रोग्रेसिव हुआ करते थे और अभी धर्म ने हम सबकी सोच को बांध दिया। तो हमें अब क्या करना चाहिए? हमें दोबारा से ह्यूमन के बारे में सोचना चाहिए, मानव के बारे में सोचना चाहिए। और तब उन्होंने कहा कि आज के समय में अगर मानव और उसके चारों तरफ उस पर प्रभाव डालने वाले अगर कारकों को गिना जाए, ठीक है, मान लीजिए ये एक ह्यूमन बीइंग है और अगर मैं ये कहूं कि इस ह्यूमन पर, मान लीजिए सपोज इट्स यू, आप, ठीक है, खुद से आप समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, कनेक्ट करें। तो सोचा कि अगर ये एक ह्यूमन है तो ह्यूमन के सराउंडिंग में, उसके चारों तरफ वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो उसके जीवन को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले तो उसके जीवन को कौन प्रभावित करता है? उसके आसपास के लोग, और जो आसपास के लोग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। तो इसका मतलब समाज, समाज के बाद अगर आप एक बार को सोच लो कि मैं सामाजिक बंधनों को नहीं मानता, तब कौन सी चीज होती है जो आपको रोकती है? आपका धर्म। और धर्म के अलावा, इन दोनों के अलावा कौन सी चीज है जो इंसान कुछ भी काम करने से या तो प्रेरित भी कर सकती है, मोटिवेट भी कर सकती है और उसको रोक भी सकती है? वो क्या होता है? वो होता है राज्य या शासन। ने कहा कि व्यक्ति के जीवन को ये तीन चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं। और आज के समय में यूरोप की स्थिति ये है कि तीनों ही चीजों ने मानव को जकड़ रखा है। तीनों अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। शासन कहता है मैं संप्रभु हूं और धर्म कहता है कि चुप रहिए, आप पर भी मेरा ही प्रभाव है। समझ रहे हैं? तब वो जो विचारक थे, जब उन्होंने अपने अतीत को जाना, when they got to know about their past, उन्होंने तब क्वेश्चन उठाना शुरू किया कि सबसे पहले तो महोदय ये बताइए कि जो तीनों संस्थाएं हैं, चाहे वो समाज हो, धर्म हो या शासन हो, ये तीनों संस्थाएं मानव के लिए है या मानव इनके लिए है? अभी जो मैंने लाइन बोली इसको बोलिए आप एक बार। ये जो तीनों संस्थाएं हैं, ये तीनों संस्थाएं मानव के लिए हैं या मानव इन संस्थाओं के लिए है? ये तीनों ही संस्थाएं किसके लिए हैं? मानव के लिए। लेकिन एक्चुअल में, वास्तविकता में हो क्या रहा था? उन्होंने ये कहा कि हम तीनों के लिए तुम हो, इसलिए तुम हम तीनों के हिसाब से काम करो। ये वास्तविकता में हो रहा था। और जब उन प्रबुद्धशाली व्यक्तियों ने, जब उन विद्वानों ने क्वेश्चन उठाना शुरू किया, उन्होंने कहा कि राज्य, इनको प्रेरित करिए थोड़ा, गहन चिंतन में हो आप। नहीं, आप यूरोप पहुंच जाएंगे। हाँ, वही 15-16 सेंचुरी चल रही, 15वीं शताब्दी। ठीक है, यूरोप मत जाना अभी, यहां बैठे बैठे यूरोप के दर्शन करिए अभी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये जो तीनों संस्थाएं हैं, ये तीनों संस्थाएं मानव के लिए हैं। तो अब आप अपना थोड़ा अपनी बुद्धि लगाइए और अब आप मुझे बताइए कि जैसे ही ये लाइन चेंज होती है कि इन तीनों संस्थाओं के लिए मानव या मानव के लिए ये तीनों संस्थाएं, तो जैसे ही ये लाइन चेंज हुई वैसे ही केंद्र में कौन आ गया? किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई? ये बताइए मुझे, किसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो गई? लिखो, अपनी कॉपी में लिखो और फिर सोचो किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी। अब लिखो, ये तीनों संस्थाएं ये मानव के लिए हैं। हाँ हाँ, लिखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, आप ही आंसर दे देंगे। हाँ लिखिए, लिख लिया आपने? ठीक है, ये तीनों संस्थाएं किसके लिए हैं? मानव के लिए हैं। इसका मतलब केंद्र में कौन आ गया? महत्व किसका बढ़ गया? मानव का महत्व बढ़ गया। इसीलिए महत्व बढ़ा किसका? मानव का।
और ये बात किसने कही कि ये तीनों संस्थाएं मानव के लिए है, ना कि मानव इन तीनों संस्थाओं के लिए? उस समय के विचारकों ने कही। और उन्होंने कहा कि जैसे ही मानव केंद्र में आया, जैसे ही ये सेंटर पॉइंट बना, वैसे ही उन्होंने कहा कि अब क्योंकि मानव केंद्र में है, इसलिए अब धर्म भी मानव, धर्म, समाज और शासन, इन तीनों की जिम्मेदारी है कि ये तीनों एक ऐसा माहौल, एक ऐसी सुविधाएं, ऐसे अवसर प्रदान करें जिससे मानव का विकास हो सके। इसका मतलब क्या? पहले तो राज्य बोलता था कि आप हमारे क्षेत्र में रहते हैं तो राजस्व दीजिए, धर्म अपने बंधन लगाता था, अपने रूल रेगुलेशन लगाता था। अब क्या हो गया? और समाज में भी लोग क्या करते थे? एक दूसरे को बांध के रखते थे, पकड़ के रखते थे, कहीं ऐसा ना हो मैं ही परेशान होता रहूं, ये निकल जाए, है ना? समाज यही काम करता है ना, बंधन लगाता है ना। बहुत रेयरली ऐसे सोसाइटी, ऐसे समाज होते हैं जो क्या कहते हैं, आपको धक्के मारेंगे कि प्रोग्रेस करिए, बाहर निकलिए, है ना, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा कम देते हैं। तो उस समय का जो समाज था वो कैसा था? वो बंधन वाला समाज था। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मानव केंद्र में आ जाएगा, वैसे ही इन तीनों की भूमिका बदल जाएगी, इन तीनों की का जो सिग्निफिकेंस है वो चेंज हो जाएगा, इनका रोल चेंज हो जाएगा। और इनका रोल क्या हो जाएगा? अब इन तीनों की जिम्मेदारी बना दी गई कि आप मानव के हिसाब से काम करिए। तो राज्य की जब जिम्मेदारी मानव के लिए हो जाएगी, शासन की मानव के लिए हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या कि शासन को जिम्मेदार बनाया गया कि आप ऐसे रूल रेगुलेशन, ऐसी नीतियां बनाएं जिससे आपके क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति का विकास हो। और व्यक्ति का विकास किस पर निर्भर होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, है ना? और ये सारी चीज, ज्ञान, और ये सारी चीजें किसकी बात करती हैं? कैसी चीजें? क्या ये धर्म का कंट्रोल बनाते हैं? धर्म से मुक्त करती हैं? ये मुक्त करती है। तो इसीलिए जब पुराने साहित्य, पुराने अतीत से जब इटली का परिचय हुआ, या इटली का जब अतीत से परिचय हुआ, तो उसने वहां पे ऐसे विचारकों का जन्म किया, ऐसे थिंकर्स, ऐसे फिलोसोफर्स आए जिन्होंने इन तीनों के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी बना दी कि धर्म का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व ये है कि बंधन ना लगाए, अंधविश्वास ना फैलाए, नैतिक शिक्षा दीजिए, आप नैतिक रूप से प्रेरित करिए, आप, ये आपकी जिम्मेदारी है। ना कि ये जिम्मेदारी कि आप ये बताएं कि आज आपने क्या काम किया जो गलत हो गया आपसे। ये सही और गलत का निर्णय आप इस पर छोड़ दीजिए। मानव है, ये अपनी सूझबूझ से काम करेगा, अपनी सोच से काम करे। समझ रहे हो कि धर्म अपना प्रभाव हटा दे, फ्री करो इनको, इनके खुद की सूझबूझ बुद्धि है, उसको जागृत होने दीजिए, उसके हिसाब से काम करने दीजिए इनको। आप ना बताएं, आप क्या? फिर उन्होंने कहा कि फिर गलत करेंगे, पाप करेंगे। उन्होंने कहा तो आप एक काम करिए ना, आप नैतिक शिक्षा दीजिए, मोरल एजुकेशन दीजिए, मोरली इनको आप मोटिवेट करिए, प्रेरित करिए। ये धर्म का उत्तरदायित्व है। ये नहीं है कि अंधविश्वास के नाम पर इनको जकड़ के रखना, इनकी बुद्धि को ही बंद कर देना। तो इनको मुक्त करिए। और अब एक बात बताइए, जैसे ही धर्म की जिम्मेदारी हटा दी, जैसे ही धर्म को साइड में कर दिया, वैसे ही जैसे ही धर्म हटा यहां से, अब बताइए अब शासक को सहायता कहां से मिलेगी? अब अगर शासन को रहना है तो उसे किसका समर्थन चाहिए? जनता का। और अगर शासन को जनता का समर्थन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसे अपनी नीतियां, अपनी जो पॉलिसीज हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी? वो जनता के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। तो शासक की नीतियों में क्या आ जाएगा? पहले जहां अधिकार की बात होती थी, पहले जहां राइट्स होते थे, जहां पावर की बात होती थी, वैसे ही यहाँ पे अब बात क्या हो गई? अब उत्तरदायित्व की बात हो गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस, ऑफ द गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूलिंग क्लास। ये परिवर्तन होने लगे। और जो आज हम, जिसे हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है,
लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, ये धर्म और राजनीति, इन दोनों को अलग करना, इन दोनों का पृथक्करण है ना, ये सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ये कैसे हुआ? इसी के बाद से पुनर्जागरण काल ने लोगों को प्रेरित किया। तो पुनर्जागरण के पीछे कारण क्या थे, पुनर्जागरण क्या है, और इस पुनर्जागरण से अब आगे आगे क्या चेंजेस होंगे, ये अब सोच पा रहे हो आप? एक नई आइडियोलॉजी डेवलप हो रही है, एक नई विचारधारा का जन्म हो रहा है, ठीक है, यूरोप बदल रहा था। और इसको हेल्प किसने किया? इसको हेल्प किया किसने? पेपर इंडस्ट्री, जो कागज निर्माण के जो उद्योग थे उन्होंने इसको हेल्प किया, छापे खाने ने, क्योंकि अब उन विचारकों के जो विचार थे वो प्रिंट होकर वो सिर्फ इटली में ही नहीं रहे, वो यूरोप में फैले, वो एशिया तक फैले। ठीक है, एक तो मानव खुद होता है, वो क्या करता है, एक व्यक्ति कितनी जगह पर अपने विचारों को प्रसारित कर सकता है, कितनी भीड़ को सुना सकता है, और जब लिखित रूप में वो सामग्री जब वो जाती है तो उसका प्रसार तेजी से होता है। इसीलिए जो पुनर्जागरण में जो नई विचारधारा आई थी उसका प्रसार बहुत तेजी से हुआ। समझ में आया? हाँ, पक्की बात है? कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। अब ये तो था पुनर्जागरण। अब पुनर्जागरण से जो एक और जो आगे जो चेंजेस हुआ पुनर्जागरण, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ प्रबोधन, ज्ञानोदय, जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनलाइटनमेंट। तो पुनर्जागरण के बाद जो दौर शुरू हुआ उसे हमने क्या कह दिया? ज्ञानोदय का युग, प्रबोधन का युग, एनलाइटनमेंट, एज ऑफ एनलाइटनमेंट। और इस एज ऑफ एनलाइटनमेंट को ही हम एज ऑफ रीजन भी कहते हैं। एज ऑफ रीजन, इसका मतलब कारण, कि अब लोग, राज्य जब कुछ बोलता था तो राज्य से पूछते थे कारण बताइए। धर्म अगर अपनी कोई बात कहता था तो धर्म से कहा जाता था इस बात को हम मान लेंगे, लेकिन इससे पहले इसका कारण बताइए। समाज अगर रोकता था तो समाज से पूछा जाता था कारण बताइए। इसका मतलब क्वेश्चन रेजिंग की जो मोटिवेशन जो मिला वो कहां से मिला? वो पुनर्जागरण और ज्ञानोदय से मिला। इससे पहले व्यक्ति क्वेश्चन नहीं पूछता था, जो संस्था ने जो बोल दिया वो मान लिया। अब वो पूछने लगा क्यों? ठीक है, ये परिवर्तन था पुनर्जागरण का। हाँ? प्रबोधन का मतलब होता है अपनी बुद्धि के प्रयोग से काम करना। बौद्धि शब्द से, बुद्धि से आया है। ठीक है, ज्ञान उदय मतलब ज्ञान का उदय होना, और इसी को हम इंग्लिश में एनलाइटनमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसका चेंज ये हुआ कि अब लोगों ने लॉजिकल थिंकिंग शुरू कर दी। लॉजिक मतलब तर्क लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, अपने विवेक से काम करना शुरू कर दिया, कारण पूछना शुरू कर दिया, और प्रमाण की बात करने लगे। किसकी बात करने लगे? प्रमाण की बात करनी। ये तीनों चारों शब्द लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमाण की बात करने लगे, प्रूफ। हाँ? विवेक मतलब अपनी खुद की सूझबूझ का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, कारण पूछने लगे किसी भी बात को स्वीकार करने से पहले। प्रमाण की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि प्रमाण है आपके पास किसी भी बात का? धर्म से जब पूछा जाए कि आप प्रमाणित कर दीजिए इसे, अब वो ईश्वर को कैसे प्रकट कर दे बताएं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप ईश्वर को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा कि एक और चीज है, उसे कहते हैं अनुभव। अनुभववाद की बात हुई यहां पर, एम्पिरिसिज्म कहा जाता है उसे।
अनुभववाद। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज के प्रमाण के लिए हर बार उसका स्पष्ट दिखाई देना जरूरी नहीं है, उसको अनुभव किया जा सकता है, उसे सुना भी जा सकता है, उसे स्पर्श से भी अनुभव किया जा सकता है, उसे सुगंध से भी अनुभव किया जा सकता है, उसकी ऊर्जा का भी अनुभव किया जा सकता है। तो अगर जिसका प्रमाण दिया जाए उसे हम स्वीकार कर लेंगे, जो प्रमाणित नहीं होगा वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब चर्च कहता था कि हमारा जो ये जो पूरे जो ब्रह्मांड है, पूरे जो यूनिवर्स है, ईश्वर के द्वारा संचालित है। जो पृथ्वी है वो केंद्र है पूरे ब्रह्मांड का, और जितने भी ग्रह नक्षत्र जो भी दिखाई देता है ये सब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब उन्होंने कहा प्रमाणित करिए। उन्होंने कहा कि आप तो जो वो कहते हैं हम धार्मिक ग्रंथों से सुना रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो धार्मिक ग्रंथ, आप खुद इसको डिफाइन कर रहे हो, जिस चीज की डेफिनेशन आप खुद दे रहे हो, हमें क्या पता उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या सही है क्या गलत है। बता तो आप रहे हो ना, तो आप अपने हिसाब से परिभाषित कर रहे हो उन चीजों को, तो हम तो स्वीकार नहीं करेंगे, प्रमाण दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो अब कुछ लोग थे विद्वान, उन्होंने कुछ साइंटिफिक अप्रोच वाले रिसर्च करना शुरू कर दिया, प्रमाण की बात होने लगी। तो जैसे ही तर्क, विवेक, कारण, प्रमाण, अनुभव, ये सारी चीज शामिल हुई, तब लोग किस चीज के लिए प्रेरित हुए? इन सारी चीजों ने लोगों को प्रेरित किया नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए। नॉलेज कहां से मिलेगी? शिक्षा से, मतलब उन्होंने पढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद प्रमाण की जब बात आने लगी तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? रिसर्च करना शुरू कर दिया। और जब रिसर्च करते हैं, जब प्रमाण की बात करते हैं, तो जो चीजें प्रमाणित हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वैज्ञानिक खोज कहते हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज कहते हैं। तो इस समय में बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, ठीक है। चाहे वो टेलीस्कोप हो, चाहे वो न्यूटन के लॉ हो, ठीक है। अब ये तो कह दिया कि भगवान की कृपा है, जब ईश्वर चाहेंगे कि ये फल गिरे तब आप इसे खा लें, आपके भाग्य में होगा तो ये फल आपके सामने गिर जाएगा। अब वो न्यूटन का दिमाग था, उन्होंने कहा कि ये फल अगर टूटा है वृक्ष से तो नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। और ये सिर्फ ये इस फल की बात नहीं है, किसी भी वस्तु को अगर ऊपर हवा में उछाल दिया जाए तो आखिरी में वो नीचे ही आएगी। तो ये ईश्वरीय कोई कृपा नहीं है, ये तो कुछ गड़बड़ है, ये पृथ्वी में कुछ है कि हर चीज को खुद आकर्षित कर लेती है। हर चीज कितना भी ऊंचा उछाल दो उसे, वो आएगा पृथ्वी पर। तो जो कुछ भी कारण है वो कारण पृथ्वी में है, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, ईश्वरी कृपा नहीं। इसी तरीके की रिसर्च हुई तो पता चला कि नहीं, पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सौर मंडल में कौन केंद्र में है? सूर्य केंद्र में है, और पृथ्वी सूर्य की तरफ चक्कर के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और जब इस तरीके की रिसर्च सामने आई तो चर्च ने क्या करना शुरू कर दिया? जो लोग इस तरीके की रिसर्च कर रहे थे, इस तरीके की बातों को प्रमोट कर रहे थे, उन सबको पकड़ा गया, किसी को जेल में डाल दिया, किसी को जिंदा जला दिया गया, किसी को सार्वजनिक रूप से खूब मारा पीटा गया, ठीक है। तो जो साइंटिफिक अप्रोच जो उस समय डेवलप हो रही थी, अब जब धर्म अपना इस तरीके का काम करेगा तो अब गड़बड़ ये हो गई कि उस समय प्रिंटिंग प्रेस थी, तो जो कुछ धर्म कर रहा था अब लिखित रूप में प्रसारित हो रहा था कि देखिए ये धर्म का रूप, देखिए ये जो लोगों के विकास के लिए जो होना चाहिए, उसे प्रेरित करने के लिए जो होना चाहिए, वो धर्म क्या कर रहा है? लोगों की सूझबूझ को ये बांध रहा है। और आखिरी में क्या होने लगा कि लोग खुद से जागरूक होने लगे, और लोगों ने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया, राज्य के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि राज्य ने कहना शुरू कर दिया कि आप ठीक है, आप साइंटिफिक डेवलपमेंट करिए, हम आपके साथ। हर जगह नहीं, कुछ कुछ, ठीक है। अब ये एक तरफ क्या हो रहा है? अब एक तरफ साइंटिफिक टेम्पेरामेंट डेवलप हो रहा है, जैसे वैज्ञानिक विचारधारा, वैज्ञानिक सोच हम कहते हैं, इन सभी ने किस चीज को जन्म दिया? वैज्ञानिक सोच को।
वैज्ञानिक सोच को जन्म दिया और वैज्ञानिक सोच आई तो किस चीज का विकास होगा? तकनीकी का विकास होगा, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। ठीक है, टेक्नोलॉजी आई, और जब टेक्नोलॉजी आएगी, तकनीकी आएगी, तो तकनीकी क्या क्या करती है मानव के लिए? तकनीकी कैसा काम करती है बताइए? आसान कर देती है, उसके काम को आसान कर देती है, और जो प्रोडक्शन लेवल है उसको बढ़ा देती है। ठीक है, तो रेनेसा हुआ, रेनेसा से ज्ञान उदय हुआ, ज्ञान उदय से वैज्ञानिक विचारधारा का जन्म हुआ, साइंस को बढ़ोतरी मिली, धर्म को साइड में किया गया, साइंटिफिकली सोचने लगे, विज्ञान के हिसाब से सोचने लगे। देखो, जो विज्ञान का मतलब ये सिर्फ डिवाइसेस नहीं होती, विज्ञान का मतलब हर चीज के पीछे लॉजिक है ना, तर्क की बातें होने लगी, लोग अपनी सूझबूझ लगाने लगे कि अगर ये काम ऐसे हुआ तो इस यही प्रक्रिया होगी, इसकी कोई ना कोई प्रक्रिया होगी, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, तो साइंटिफिक जो टेम्पेरामेंट डेवलप हुआ, उसने टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया, तकनीकी का विकास किया। इसका मतलब वैज्ञानिक खोजें हुई, नई नई खोज, नए आविष्कार हुए। इन आविष्कारों ने फिर कि मशीनों का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? मशीनों का निर्माण किया। अब तकनीकी और मशीन, अब जब ये जो दोनों चीजें हैं, अगर इन दोनों ही चीजों का इस्तेमाल मानव करने लगेगा, ठीक है, तो वो कहां कहां इस्तेमाल करेगा? जहां जहां उसके उत्पादन के काम होंगे, है ना, जो भी उसकी आर्थिक आर्थिक जो भी उसकी क्या कहेंगे, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होगा, उनमें वो इस्तेमाल करेगा। मतलब चाहे कृषि हो, चाहे वो व्यापार हो। ठीक है, जो आर्थिक संसाधन होंगे, आर्थिक स्रोत होंगे उसके, उन्हीं के लिए इस्तेमाल करेगा। तो इन्हीं मशीनों और तकनीकी का उपयोग किया, इनका उपयोग किया गया कहां कहां पर? कृषि में और विनिर्माण के क्षेत्र में। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, तकनीकी का इस्तेमाल किया गया, मशीनों का इस्तेमाल किया गया। अब मुझे बताओ, जब कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में कृषि इसका तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि। दोनों ही जगह उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। जब दोनों ही जगह उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, ज्यादा उत्पादन होगा, तो हम उसे क्या कहते हैं? अगर उत्पादन ज्यादा हुआ, आवश्यकता से अधिक हो गया, तो हम उसे क्या कहते हैं? सरप्लस कहते हैं, अधिशेष उत्पादन कहा जाता है ना। तो इन दोनों ही क्षेत्रों में सरप्लस प्रोडक्शन होगा। अधिशेष उत्पादन होगा। और जब अधिशेष उत्पादन होता है, तब किस चीज की बढ़ोतरी होती है बताइए? जब अधिशेष होगा, मतलब आवश्यकता से अधिक, जितनी अपनी आवश्यकता थी उससे कहीं ज्यादा अधिक उत्पादन हो गया, तो क्या होगा? क्या सोचते हैं उसको कि अब जो एक्स्ट्रा जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, इसको किसी और को बेच दिया जाए। इसका मतलब किसका प्रमोशन होता है? व्यापार का। किस चीज का? व्यापार का। तो इसने किसको बढ़ावा दिया? इसने व्यापार को बढ़ावा दिया। अब व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तो व्यापार में मुनाफा हुआ। अब जैसे जैसे मुनाफा होने लगा, तो जो भी व्यापारी उसमें शामिल थे, अब वो क्या करेंगे? इन उद्योगों को और ज्यादा से ज्यादा स्थापित करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रेरित होंगे ना ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाने के लिए। तो लिखो, आगे लिखो, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाने की प्रेरणा मिली।
और इसी को हम क्या कहते हैं? उद्योगीकरण। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाए गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। अब उद्योगीकरण से क्या होगा बताइए? औद्योगिकरण से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाए गए। अब ज्यादा उद्योग होंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो अब सोचेंगे कि अब ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है इसके लिए क्या किया जाए? बाजार भी तो तलाशे जाए ना, मार्केट होना चाहिए इनके सेल के लिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? किस चीज को जन्म मिला? इससे बाजार की खोज। सर्च ऑफ मार्केट। ठीक है, अब सर्च ऑफ मार्केट। अब मार्केट में अगर सर्च करेंगे तो क्या होगा? यूरोप में जाएंगे, यूरोप के बाकी क्षेत्रों में। अब यूरोप में तो ये चीजें खुद ही बढ़ रही हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे जो ब्रिटेन से शुरू हुआ धीरे धीरे यूरोप में फैला। अब यूरोप के बाहर कहां? अब इधर तो एशिया के लिए तो बीच में कौन है? ओटोमन साम्राज्य। अब हमें तो ज्यादा फायदा होगा नहीं, तो अब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि यूरोप से बाहर निकलो, एशिया के लिए दूसरा मार्ग खोजो। अगर भूमध्य सागर से कोई रास्ता एशिया जाता है तो और भी रास्ते होंगे, दूसरे रास्ते से जाइए और मार्ग खोज के आइए। और तब कहते हैं यूरोप में नए व्यापारिक मार्ग खोजने की होड़ लग गई और शासकों ने बड़े बड़े इनाम तय कर दिए कि जो भी रास्ता खोज लेगा उसको खूब इनाम दिया जाएगा। अब बड़े बड़े जो नाविक हुआ करते थे वो निकल पड़े अपने अपने नाव लेके कि हम भी खोजेंगे, हम भी खोजेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से दो लोग निकले यूरोप से, मतलब बहुत सारे निकले लेकिन हम दो का नाम लेंगे जिन्होंने सच में वो खोज की, जिनमें से एक का नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस और दूसरे वास्को डी गामा। ठीक है, अब क्रिस्टोफर कोलंबस निकले थे एशिया ढूंढने और वो पहुंच गए कहाँ? थोड़ा सा दिशा यंत्र जो उनका था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया और वो कहाँ पहुंच गए? वो पहुंच गए अमेरिका। बहुत अच्छा हुआ, जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। और वो पहुंच गए अमेरिका के तट पे। ठीक है, और जैसे अमेरिका के तट पे पहुंचे उन्होंने कहा ओ लैंडमार्क है ये तो, स्थल भाग है ये। और चलते रहे किनारे किनारे। उन्होंने कहा अरे ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। और कहते हैं उन्होंने कई विजिट लगाई और तब जाके पता चला कि ये तो बहुत बड़ी दुनिया है, ये तो बहुत बड़ा भूखंड है जो आज तक किसी को पता ही नहीं था। और इसीलिए अमेरिका की खोज को नई दुनिया की खोज कहा गया था। डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया कहा गया था अमेरिका को। इससे पहले यूरोप वालों को या किसी को, विश्व को यही नहीं पता था अमेरिका भी है। तब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिले थे। ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस कब पहुंचे थे अमेरिका? 1492 में, 1492 में। ठीक है, और दूसरे वास्को डी गामा 1498 में। 1498 में कहां पहुंचे? भारत पहुंच गए। ठीक है, अफ्रीका का चक्कर लगा के भारत पहुंच गए। और भारत में कहां पहुंचे? कालीकट पहुंचे। कालीकट ही क्यों पहुंचे? अब एक बात बताइए, जब कोई यहां से ऐसे आएगा, यूं आएगा, तो सबसे पहले तो इधर इसी कोस्ट पे आएगा, वेस्ट कोस्ट पे ही आएगा, है ना? तो वो समुद्री मार्ग से जब आए तो सबसे पहले इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे, केरल में ही पहुंचे। इसी रास्ते से आ रहे थे ना? हाँ, गलती से हिंद महासागर में। हाँ, हिंद महासागर में तो व्यापार हुआ करता था। चलो, उनको भी कोई मिला। वो कहते ना जब कहीं पहुंचना होता है तो कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो फाइनली वास्को डी गामा पहुंचे 1498 में, भारत पहुंच गए। तब उन्होंने कहा कि ये तो बहुत लंबा रूट है,
पहले वाला ही सही था, पहले वाला सही सही था, भूमध्य सागर से होते हुए सीधे जल्दी पहुंच जाया करते थे। ये तो बहुत लंबा रूट है, आप सोचिए पूरा अटलांटिक ओशन पूरा चक्कर लगा के फिर यहाँ पहुंचे, बोले ये तो इससे तो क्या ही व्यापारिक लाभ होगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लंबा रूट है, अब आ गए हैं तो कुछ लेके ही चले जाएं यहाँ से। तो वास्को डी गामा ने जाते जाते क्या किया, अपने जहाज में काली मिर्च, ब्लैक पेपर, मसाले लेके और यहाँ से पहुंच गए कहाँ, यहाँ से अपने नाव लेके वापस पहुंच गए यूरोप। और जब वहां जाके उन्होंने काली मिर्चें बेची और तब जो मुनाफा हुआ तो वो हैरान ही नहीं परेशान हो गए कि ये कैसे हुआ, इतना लंबा रूट था, इतना ज्यादा टाइम लगा, इतना फ्यूल लगा, उसके बाद भी जो मुनाफा हुआ, जो प्रॉफिट हुआ है वो पहले से कहीं ज्यादा हुआ है। पहले जब रूट भी छोटा था, समय भी कम लगता था, तब भी इतना प्रॉफिट नहीं होता था जितना अब प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब पहले जो प्रॉफिट होता था वो कौन ले लेते थे, मीडिएटर्स ले लेते थे। तो एशिया के साथ सीधा व्यापार तो यूरोप को बहुत फायदेमंद होगा, चाहे रास्ता लंबा ही क्यों ना हो। और तब कहते हैं जब वास्को डी गामा वहां पहुंचे और उनको प्रॉफिट हुआ, उसके बाद तो सब भाग पड़े, बोले अब हम भी जाएंगे, अब हम भी जाएंगे। और इसी तरीके से ये जो बातें थी, इन्होंने यूरोप के लोगों को, वहां के शासकों को, वहां के व्यापारियों को इतना मोटिवेट किया कि अब सब लोग भारत की तरफ व्यापार करने के लिए। तो ये कथा समाप्त, मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, अभी 5 मिनट रिवाइज करिए, जो कुछ भी पढ़ा है उसको अपने नोट्स में रिवाइज करिए फटाफट। अच्छा चलो, रिवाइज करने से पहले नोट्स बंद कर दो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बंद कर दो। जानती हूँ मैं कैसे कॉपियां बंद होती ना बच्चे, देखती हूँ मैं, वो जब बोला जाता है कॉपी बंद कर लो तो पेज ऐसे बंद होते। अच्छा, तो बताइए 3 व्यापारिक मार्ग बताइए। हम्म हम्म उसके बाद हम्म उसके बाद इटली, हम्म उसके बाद फिर एशिया, उसके बाद लाल सागर, उसके बाद इजिप्ट, उसके बाद भूमध्य सागर और इटली, उसके बाद एशिया रूस और फिर बाल्टिक नेशन। ठीक है, बाल्टिक नेशन कौन कौन से हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है। हाँ 3 है, कौन कौन से हैं, एस्टोनिया, लातविया, हाँ 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 हाँ। चलो फिर भी अपना होमवर्क, जिस जिसको नहीं पता सब अपना होमवर्क कंप्लीट करके लाएंगे, लिख लीजिए वहां पे होमवर्क। रिवाइज करिए, जल्दी से नोट्स रिवाइज करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट्स बहुत अच्छे बनाया करिए, थोड़े साफ साफ। आप दिखाइए अपनी कॉपी। हाँ, पिछले वाले नोट्स से थोड़ा सुधार है, गुड। याद करिए फटाफट। आपस में बातें नहीं, पूछो क्या हुआ। उस समय के जो विचारक थे, जो दार्शनिक थे, उन्होंने ये बातें कही।
जल्दी रिवाइज करिए। सिर्फ 1 मिनट और है रिवीजन के लिए। हो गया। कॉपी बंद नहीं करनी है, अभी आगे पढ़ेंगे ना। हाँ हाँ अच्छा, हाँ ये भी तो आपने अच्छा बोला, पूछ भी सकती हूँ मैं। लेकिन अभी यहाँ तक आपने पढ़ लिया, समझ लिया, यूरोप की परिस्थितियां देख ली, यूरोप में क्या चल रहा था, कैसे पुनर्जागरण हुआ, कैसे ज्ञानोदय हुआ, कैसे ज्ञानोदय ने नए नए वैज्ञानिक खोज के लिए लोगों को प्रेरित किया, किस तरीके से राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन हुआ, है ना, पूर्वी रोमन तरफ। और फिर वहां पर क्या हुआ, व्यापारिक जो जो मुनाफा था वो कम होने लगा, तो उन्होंने, यूरोप वासियों ने क्या सोचा कि अब नए विकल्प खोजे जाएं, और फिर नए विकल्प खोजे गए। ठीक है, अब ये हमने यूरोप की परिस्थिति समझी। अब भारत की परिस्थिति भी समझते हैं कि उस समय भारत में क्या चल रहा था। ठीक है, और यूरोप वासियों को और भारत के लिए किसने प्रेरित किया ये भी हम देखते हैं। तो कहते हैं 13th सेंचुरी के आसपास, 13th सेंचुरी में एकदम लास्ट, मतलब जो 2 डेकेड्स हैं, कहते उस समय इटली के ही एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मार्को पोलो। इटली के ही थे ये, और इन्होंने भारत की यात्रा की थी। और जब इन्होंने भारत की यात्रा की तो ये भारत में कहां पहुंचे, ये दक्षिण भारत में पहुंचे, इधर साइड से। दरअसल मार्को पोलो एक व्यापारी परिवार से संबंधित थे। इनके पिता, ठीक है, और इनके जो अंकल थे वो व्यापारी हुआ करते थे, इटली से थे, व्यापारी परिवार से थे। ठीक है, और एडवेंचरर थे ये, इनको घूमना फिरना, अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी लेना बहुत अच्छा लगता था। तो ये कहाँ पहुंचे, ये यूरोप से मध्य एशिया होते हुए चीन पहुंच गए। काफी वर्षों तक ये चीन में रहे, काफी बड़े पद पर इन्होंने चीन में काम भी किया। और फिर जब ये वापस जा रहे थे तो चीन से, ठीक है, ये घूमते हुए कहाँ आए, पहले भारत आए, भारत में रुके कुछ समय। और जब वो भारत में रुके उस समय पांड्या, इधर पांड्यन रूल्स था, यहाँ पर पांड्य शासकों का रूल था। और इससे ऊपर इधर वाली जगह पे, यहाँ पर, यहाँ काकतीय वंश का शासन चलता था, वारंगल के काकतीयास। और रुद्रमा देवी उस समय शासन कर रही थी। ठीक है, और भारत के बहुत कम ऐसी शासिकाओं में से जिन्होंने अपने पोटेंशियल पर, अपनी योग्यता के बल पर जिन्होंने शासन किया हो, उनमें से एक थी रुद्रमा देवी। ठीक है, कहते हैं कि जब वो यहाँ आए तो मार्को पोलो ने, दरअसल क्या होता था, विदेशी व्यापारी जब भी आया करते थे तो वो अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा करते थे। यात्रा के दौरान जो कुछ उन्होंने देखा, समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, लोगों के आपसी व्यवहार के बारे में, उन सभी को वो लिखते थे और फिर वो वापस जाया करते। तो कहते हैं कि जब मार्को पोलो भारत आए तो उन्होंने अपनी जो लेखनी थी, जो उनके अकाउंट्स थे, उनमें भारत के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, समाज के बारे में, यहाँ की सुरक्षा प्रणाली के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा देश है कि वहां रात में भी आप अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को, धन को लेकर यात्रा कर सकते हो। इसका मतलब सुरक्षा के बारे में उन्होंने, ठीक है। तो साउथ इंडिया में आए, और साउथ इंडिया में तो उस टाइम पे ट्रेड बहुत अच्छा होता था, तो व्यापार की तारीफें की उन्होंने। यहाँ के जो मसाले मिलते थे, यहाँ के जीव जंतु, लोग, सबके बारे में लिखा उन्होंने। और कहा कि जितने मैंने विश्व में जितनी
वेजिटेशन, जितनी वनस्पतियां देखी हैं, जितने रंग, जितने फूल देखे हैं, वो सारे के सारे रंग कहाँ मिलते हैं? वो भारत में मिलते हैं, उन्होंने कहा। अब दक्षिण भारत में आए थे, पूरा भारत तो वो फिर भी नहीं घूम पाए, लेकिन फिर भी दक्षिण भारत में रहते रहते उन्होंने भारत के विषय में बहुत कुछ जानकारी हासिल की, उसको लिखा और यूरोप चले गए। यूरोप चले गए, इटली गए थे, वेनिस से आए थे, वेनिस से, इटली में ही जगह है वेनिस, वहां से आए थे। अब वहां पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई वेनिस में कि वहां के जो शासक थे उनका उत्तराधिकारी पुत्र नहीं था, पुत्री थी। और हालात ऐसे थे कि उत्तराधिकार की जब बात आई तो हालात ऐसे थे कि ये सोचा गया कि अब क्योंकि कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो अब इस पर अटैक करके इसको छीन लिया जाए। अब राजा परेशान, उन्होंने अपने जितने भी सलाहकार थे सबको बुलाया और उनमें से एक मार्को पोलो भी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। तो उन्होंने कहा जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि अगर भारत जैसे देश में एक महिला शासिका हो सकती है तो यहाँ पर क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि जब हम भारत की यात्रा पर थे, दक्षिण भारत में गए तो काकतीय वंश का शासन था और वहां की महारानी जो थी उनका नाम था रुद्रमा देवी, ठीक है, और उनके पिता के भी कोई और पुत्र, कोई उत्तराधिकारी ऐसा संतान नहीं था। और उनके यहाँ उनके जन्म के समय ही ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि जितने पड़ोसी राज्य थे सबके सब काकतीय वंश पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। और उसी जब सब ये सोच रहे थे कि या तो उत्तराधिकारी का जन्म हो जाएगा या फिर इस पे अटैक कर दिया जाए, सब सोच रहे थे अगर पुत्र नहीं हुआ तो अटैक हो जाएगा, आक्रमण हो जाएगा काकतीय वंश पे। शत्रु अपनी सेना लेके बाहर आ गया बिल्कुल युद्ध के मैदान में, या युद्ध करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। और कहते हैं कि जैसे ही बालक का जन्म हुआ पता चला बेटी हो गई। अब महाराज परेशान कि आक्रमण की तैयारी करो। उन्होंने कहा शत्रु तो बहुत है, बहुत बड़ी विशाल सेना लेके खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए? मंत्री जी ने कहा कि ये सूचना किस किस को पता है? उन्होंने कहा अभी तो सिर्फ हमें पता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बाहर जाके बोल दीजिए कि हमें अपना उत्तराधिकारी मिल गया। अब उन्होंने जाके ये शब्द बोल दिए कि हमें अपना उत्तराधिकारी मिल गया। अब उत्तराधिकारी उन्होंने बोला, अब उत्तराधिकारी तो कोई भी हो सकता है। और बाहर सबको क्या लगा? बेटा हो गया। शत्रु थे, उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, फिर कभी देखेंगे। क्यों फिर कभी देखेंगे? खुशी का माहौल है भाई, है ना। जनता बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, राजा भी अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहा होगा, सेना भी बहुत उत्साह में होगी। इस समय आक्रमण किया तो हारने के चांस ज्यादा हैं, किसी कमजोर समय में आएंगे शत्रु वापस। और फिर उनका उस बच्ची का लालन पालन कैसे किया गया? बेटे की तरह। और जब वो बड़ी हुई तब उसको समझाया गया, तब उसको समझाया, उसको उसकी जिम्मेदारी बताई गई कि तुम हो तो पुत्री, लेकिन तुम्हारा उत्तरदायित्व क्या है? तुम्हें इस शासन की बागडोर संभालनी है, पूरी प्रजा है तुम्हारे ऊपर। तो कहते हैं कि इस सच्चाई को हमेशा छुपा के रखा गया कि वो एक महिला है। लेकिन कहीं ना कहीं जासूस, गुप्तचर, किसी ना किसी तरीके से ये पता चल ही जाता है, और ये पता चल गया कि वो एक महिला है। उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, बड़ी हो गई, राजकुमार की तरह उनको बोला, मतलब सम्मान दिया जाने लगा। युद्ध में जाया करती थी, खुद नेतृत्व करती थी रुद्रदेव के नाम से। और जब ये पता चला कि ये तो एक महिला है, तो कहते हैं कि उनके समाज, उनकी प्रजा ने भी उनका सम्मान नहीं किया, उनका विरोध किया, और शत्रु भी आ गए कि इतने वर्षों से इन लोगों ने झूठ बोला। तो उन्होंने क्या कहा, अब तो बदला लेना पड़ेगा। अब जनता भी नाराज अपने राजा से कि आपने इतने दिनों से सच नहीं बताया, आप झूठ के बल पे आप चला रहे हो सब कुछ। और कहते हैं एक तरफ आक्रमण हो गया, दूसरी तरफ प्रजा नाराज, और राजकुमार मतलब रुद्रदेव को क्या किया गया? वहां से निकाल दिया गया। और जब बिल्कुल ये हो गया कि युद्ध हार गए, सब बर्बाद हो गया, तब जनता के कुछ लोग उनके पास आए राके, उन्होंने कहा कि आप जो भी हैं अभी तो युद्ध संभालिए, अभी राज्य की सुरक्षा करिए, बाद में देखेंगे। उन्होंने कहा ना, या तो आप मुझे इस योग्य समझते हैं कि मैं सुरक्षा कर सकती हूँ, तो अगर मैं सुरक्षा कर सकती हूँ तो एक मैं शासिका क्यों नहीं बन सकती? तो जो हूं, अगर मुझे शासिका स्वीकार करते हो तो चलूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। और कहते हैं कि तब वो उन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया, सारे शत्रुओं को उन्होंने पराजित किया, और तब पूरे सम्मान के साथ उनका दोबारा से उनको सिंहासन पर बिठाया गया। और तब
रुद्रदेव की जगह उनका नाम क्या हुआ, रुद्रमा देवी। और तब कहते हैं कि जब वेनिस में जब ये कहानी जब मार्को पोलो ने सुनाई तो वहां के राजा को बड़ी प्रेरणा मिली और उन्होंने कहा कि लेकिन हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा क्यों, कि हमारे यहाँ तो एक बेटी है, सबको पता है पहले से, तो हम कैसे ये बोल दें कि बेटा है, क्योंकि सबको पता है इनके तो राजकुमारी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, झूठ बोलने की क्या जरूरत है, जब वहां एक महिला शासिका हो सकती है तो क्या यहाँ पे आप अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित कर सकते। और कहते हैं तब भारत की इस कहानी से प्रेरित होकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और इसी तरीके की जो कहानियां थी, जब मार्को पोलो ने वहां व्यापारियों को सुनाई, भारत के बारे में बताया, भारत की भौगोलिक स्थिति बताई, ठीक है, तो वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा लोग भारत आना चाहते थे, व्यापारी व्यापार करना चाहते थे, भारत घूमना चाहते थे, ठीक है। तो एक बड़ी उत्सुकता का, एक क्यूरियोसिटी वाला माहौल उन्होंने क्रिएट कर दिया यूरोप में अपनी कहानियों से। और फिर जब जैसे ही उनकी कहानियां, ठीक है, जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो उनकी जो कहानियां थी वो बाद में प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू भी पूरे यूरोप में फैली और ज्यादा से ज्यादा लोग भारत की तरफ आने के लिए प्रेरित हुए, ठीक है। अब जब 1498 में वास्को डी गामा जब भारत पहुंचे थे, उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, बताइए आप, क्या था भारत में, पढ़ा आपने उस समय की भारत की राजनीतिक स्थिति। चलो ठीक है, इंडिया का मैप बनाओ फटाफट। तो जिस समय 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचे, थे, उस समय भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में कौन स्थापित था, ब्लेस यू, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का शासन था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का शासन, ये समझ लीजिए कि अधिकांश हिस्सों में दिल्ली सल्तनत का शासन था। ये लेकिन ये जो हिस्सा है यहां पर बहमनीज थे, और ये जो क्षेत्र था यहां पर विजयनगर साम्राज्य था, ठीक है। बहमनी, विजयनगर और दिल्ली सल्तनत, ठीक है। इस तरीके की राजनीतिक स्थिति थी भारत की 1498 के टाइम पर। इसके बाद 1526 से दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई और उसके बाद कौन आया 1526 के बाद 1526 से मुगल शक्ति भारत में स्थापित हुई, ठीक है। मुगल शक्ति फ्रॉम 1526, 1526 में जो युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध था 1526 का, पानीपत का युद्ध, पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। तो 1526 में दिल्ली सल्तनत का शासन खत्म और मुगल शासन की शुरुआत हुई। तो आप सोचिए 1526 से लेकर और हम मुगल शक्ति का जो हम टाइम पीरियड हम काउंट करते हैं वो हम 1707 काउंट करते हैं, लेकिन मुगल शासन कब तक बना रहा, शासन कब तक बना रहा, उसका सम्मान, उसका ऑनर बना रहा 1857 तक, 1857
1857 तक, ठीक है। उनका ऑनर बना रहा 1857। चाहे फिर प्रतीकात्मक शक्ति ही क्यों ना हो, एक प्रतीक के रूप में कि भारत हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में, प्रतीक के रूप में ही सही, लेकिन 1857 तक मुगल शक्ति रही। अब ये डेट्स मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि अब हम जब यूरोपियन कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब जब ये यूरोपियन कंपनीज भारत में आई उस समय भारत में राजनीतिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। अब आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम एक बार इंडिया के जितने भी पॉलिटिकल या रीजनल जो पावर्स थी, जितनी क्षेत्रीय शक्तियां थी, उनका मैप बनाएंगे और जो यूरोपियन कंपनीज भारत में आई थी उनके बारे में पढ़ेंगे। मैप बनाने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अभी दिखाइए अपने मैप दिखाइए। वाह, नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है, गुड। अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये कंप्लीट करके आना है। अच्छा, कौन कौन सी व्यापारिक कंपनियां थी यूरोप से भारत आने वाली? हाँ बताइए। सबसे पहले सबसे पहले पुर्तगीज आ गए ना। सबसे पहले कौन आ गए? पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर डेन, ब्रिटिश, फिर फ्रांस। सबसे लास्ट में कौन आया? सबसे लास्ट में कौन आया? फ्रेंच कंपनी। सबसे 1664 सबसे लास्ट में आई फ्रेंच कंपनी। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें हम ये सारी व्यापारिक कंपनियां, मतलब यूरोप की जितनी व्यापारिक कंपनियां भारत में आई उनके बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने भारत में कहां कहां पर अपने कारखाने स्थापित किए वो पढ़ेंगे। ठीक है, और भारत की राजनीतिक जो स्थिति थी वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ गया? कुछ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। कोई डाउट नहीं? चलिए, तो याद कर लीजिए एक बार और, 5 मिनट रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद क्लास से बाहर निकलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।